हेलो दोस्तों, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्ञानधारा एकेडमी क्लासरूम में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं जियोग्राफ़ी के संदर्भ में। जियोग्राफ़ी का हम चैप्टर नंबर 5 जो कि खनिज तथा ऊर्जा संसाधन है उस पर पहुंच चुके हैं। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि खनिज तथा ऊर्जा संसाधन को आज हम बहुत गहराई से उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इसके पहले के 4 चैप्टर को नहीं देखा है तो आप वो 4 चैप्टर हमारे चैनल पर क्लिक करके और वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तब ये 5वां चैप्टर है, इसको आप देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है इसमें, तो खनिज क्या है, तो खनिज के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। खनिज को इंग्लिश में मिनरल कहते हैं। हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातु से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। धातु से बनी अनेक वस्तुओं का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और आजकल लगभग हर वस्तु में खनिज से बनाई जाती हैं। आज सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक सभी वस्तुएं हमारी जो हैं वो खनिज से बनाई जाती हैं। खनिज एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में विद्यमान तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। जब एक खनिज एक अच्छा संसाधन बन जाता है तब उसे क्षेत्र से खुदाई करके निकाल लिया जाता है। तो जब कोई हमारा जो खनिज है वो हमें ज़मीन से खुदाई के पश्चात मिलता है, तो जब खुदाई करके हम लोग खनिज को निकाल लेते हैं और धरती के अंदर जो कि हमारा जब खनिज रहता है तो उससे हम निकाल लेते हैं। आगे के संदर्भ में बात करते हैं। खनिज के भंडार के बारे में बात करेंगे। तो खनिज का भंडार हमारी जो सबसे पहले है वो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में है। तो इस प्रकार की चट्टानों में खनिजों के छोटे जमाव सिराओं के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि जो इस आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें हैं इसमें जो हमारे खनिज हैं वो छोटे जमाव और सिराओं के रूप में पाए जाते हैं। इन चट्टानों में खनिजों के बड़े जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं और जो बड़े जमाव होते हैं वो परत के रूप में पाए जाते हैं। आगे चलिए देखते हैं। और जब खनिज पिघली हुई अवस्था या गैसीय अवस्था में होती है, इस अवस्था में खनिज दरारों से होते हुए ऊपरी सतह तक पहुंच जाती है। और जब खनिज हमारी पिघल जाती है या फिर गैस के रूप में हो जाती है तो वो हमारे जो हमारे दरार हैं, जो ऊपर के सतह हैं, उनके बीच से होके निकल जाती है। उदाहरण में टीन, जस्ता, तांबा, ये सब हमारे खनिज के उदाहरण हैं। आगे चलिए देखते हैं। अवसादी चट्टानों में किस तरह से खनिज हमारा विद्यमान है, अब चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो किसी भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया द्वारा चट्टान टूटने लगती है तब उसमें उपस्थित खनिज अयस्क के रूप में विद्यमान होते हैं। जब कोई रासायनिक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया से जो हमारी चट्टान है वो टूट जाती है तो उसमें जो खनिज के अयस्क होते हैं, वो खनिज जो होता है हमारा वो अयस्क के रूप में विद्यमान होता है। अयस्क उसे कहते हैं कि जब जैसे अयस्क के अंदर विभिन्न प्रकार के खनिज उपस्थित होते हैं तो उनको जब अयस्क को जब मशीन में डालकर शुद्ध किया जाता है तो उससे हमें एक खनिज निकलता है। उदाहरण के लिए हम कोयला, लौह अयस्क, जिप्सम, पोटास लवण का व सोडियम लवण, इन सब के उदाहरण हम देख सकते हैं। आगे के संदर्भ में बात करते हैं। धरातलीय चट्टानों के अपघटन द्वारा जब चट्टानों के घुलनशील अवयवों का अपरदन हो जाता है तो बचे हुए अपशिष्टों में खनिज ही रह जाता है। बॉक्साइट का निर्माण इसी तरह होता है। जो हमारा बॉक्साइट है उसका निर्माण इस तरह होता है कि जब जो हमारी चट्टानें हैं वो घुलनशील अवयवों के रूप में अपरदित हो जाती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नीचे दिखा रहा हूँ मैं चित्र को। तो ये धरातलीय चट्टानें हैं और ये जब एक एक करके आप देख रहे हैं ये नीचे से ये गिर रही हैं, ये धरातलीय अवयवों के रूप में इसका अपरदन हो रहा है। तो जिसमें ये जो इसमें बचा अपशिष्ट रह जाएगा उसे ही हम लोग धरातलीय चट्टान कहेंगे। और इसमें बॉक्साइट इसका एक फेमस उदाहरण है। आगे चलिए आगे के संदर्भ में बात करते हैं। जलोढ़ जमाव के रूप में तो देखते हैं कि क्या हमारे जो खनिज हैं वो जलोढ़ जमाव के रूप में भी हैं। तो हाँ, इस तरह से बने हुए खनिज नदी में के बहाव द्वारा लाए जाते हैं व जमा होते हैं। जो नदी के बहाव और से जो लाए जाते हैं और जमा होते हैं उन प्रकार के खनिजों को जलोढ़ जमाव के रूप में प्राप्त खनिज कहते हैं। ऐसे खनिज रेतीली घाटी की तली में व पहाड़ियों के आधार में पाए जाते हैं। इस तरह के जितने भी खनिज होते हैं वो रेतीली घाटी में
और उनके तली में और पहाड़ियों के आधार में यानी कि पहाड़ियों के नीचे पाए जाते हैं। ऐसे में वो खनिज मिलते हैं जिनका अपर्दन जल द्वारा नहीं होता। जो खनिज जल द्वारा अपर्दित नहीं हो पाते हैं उनका वह खनिज हमको जलोढ़ जमाव के रूप में मिलते हैं। जो हमारा अगर जल होगा वो उनका अगर अपर्दन कर लेगा, उनको घुला लेगा, तो वो हमारे खनिज नहीं बन पाएंगे। उदाहरण सोना, चांदी, टीन व प्लेटिनम, ये सब इसी प्रकार के धातु हैं। चलिए आगे की तरफ जान लेते हैं। महासागर के रूप में देखते हैं जलोढ़ मृदा का जमाव या फिर खनिज का जमाव महासागर के रूप में कैसे है। तो समुद्र में पाए जाने वाले ज़्यादातर खनिज इतने विरल होते हैं क्योंकि समुद्र में बहुत ज़्यादा खनिज नहीं पाए जाते हैं कि ये आर्थिक महत्व के नहीं होते, और जो कुछ इसमें पाए भी जाते हैं समुद्रों में वो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं। तो इन खनिजों का हमारा कोई काम नहीं होता, लेकिन समुद्र के जल से साधारण नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमीन मिल जाता है हमें समुद्र के जल से। इससे हम लोगों को खासकर जो है ब्रोमीन Br इसको कहते हैं, मैग्नीशियम Mg और साधारण नमक NaCl, इसका मैं आपको रासायनिक नाम भी बता दे रहा हूँ। ये सब हमारे तत्व जो हैं वो महासागर के जल में मिल जाते हैं। आगे के संदर्भ में बात करते हैं तो हम खनिजों के प्रकार के बारे में बात करते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तो खनिज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एक धात्विक, एक अधात्विक और एक ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज वे होते हैं जो किसी न किसी धातु से बने होते हैं, और अधात्विक खनिज जो धातु से नहीं बने होते हैं, और ऊर्जा खनिज वे होते हैं जिनका हम उपयोग ऊर्जा के रूप में करते हैं। तो आगे के संदर्भ में बात करते हैं। लौह अयस्क, तो हम इसमें धात्विक खनिज के अंदर हमारे 2 पार्ट होते हैं, लौह तत्व और अलौह तत्व। तो इसमें हम पहले लौह तत्व को देखेंगे कि लौह खनिज क्या हैं। तो आगे चलिए देखते हैं। लौह अयस्क, मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी खनिज हैं वो अयस्क के रूप में स्थित हैं, अयस्क के रूप में उनका जमाव है। तो जब वो अयस्क बाहर निकाले जाते हैं तो उनको अयस्कों को शुद्ध किया जाता है और तब हमारा लोहा हमें प्राप्त होता है। तो लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है। लोहा जो हमारा होता है वो हमारे किसी भी, आप कोई भी फैक्ट्री देख लीजिए, कोई भी आप कारखाना देख लीजिए, वहाँ पे लोहे की ही मशीनें बनाई जाती हैं, लोहे के ही औजार यंत्र बनाए जाते हैं। तो हमारा लोहा एक प्रकार से आधारभूत खनिज रहा। यह औद्योगिक विकास की रीढ़ है। किसी भी अगर उद्योग धंधे को आपको लगाना है तो उसमें आपको लोहे की आवश्यकता ज़रूर ही पड़ेगी। भारत में लौह अयस्क बहुत ही बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। जो भारत है, हमारा प्यारा भारत है, इसमें जो लौह अयस्क है वो बहुत अच्छी मात्रा में हमारे यहाँ उपलब्ध है। अच्छी क्वालिटी के लौह अयस्क में लोहे की अच्छी मात्रा पाई जाती है। जो अच्छे क्वालिटी के लौह अयस्क होते हैं उनमें लोहे की अच्छी मात्रा भी पाई जाती है। तो हम कुछ अच्छे और कुछ ख़राब दोनों प्रकार के क्वालिटी के अयस्कों के बारे में हम डीप में अध्ययन करेंगे। तो ये यहाँ पे आप एक चित्र में देख सकते हैं, भारत का ये लौह अयस्क है। ये जो लौह अयस्क है इसी के अंदर हमारा लोहा पाया जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम बिना किसी देरी के पढ़ते हैं। तो सबसे शुद्ध जो हमारा लौह अयस्क होता है वो हमारा मैग्नेटाइट होता है। मैग्नेटाइट लौह अयस्क आपके ये नीचे स्क्रीन पर दिख रहा है, और इसमें 70% आपको लोहा देखने को मिल जाता है। तो जो 70% लोहा इसमें, इस पूरे अगर मान लीजिए 70%, इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो ये पूरा मैग्नेटाइट अयस्क है, ये मान लीजिए हमने इतना भाग लिया, इसको हम 100 किलो मानते हैं। तो 100 किलो में जो 70 किलो है वो हमारा यहाँ पे लोहा निकल जाता है, और जो शेष बचा 30% ही इसमें ख़राब तत्वें होती हैं। तो इसमें 70% लोहा होता है, इसलिए इसे सबसे अच्छी क्वालिटी का लोहा माना जाता है। सबसे अच्छी क्वालिटी का लौह अयस्क हमारा मैग्नेटाइट है। अपने उत्तम चुंबकीय गुण के कारण यह लोहा विद्युत उद्योग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें विद्युत चुंबकीय गुण होता है, तो इसलिए इसे विद्युत उद्योग में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आगे के संदर्भ में हेमेटाइट लोहा के बारे में बात करते हैं। हेमेटाइट लौह अयस्क में 50 से 60% तक लोहा निकल जाता है। जैसे उसमें 70% तक लोहा निकलता था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 50 से और 60 के बीच में ऐसे ही प्रकार से कुछ हमें लोहा देखने को मिल जाता है। इसे मुख्य औद्योगिक लौह अयस्क माना जाता है। लोहा उद्योग में जितने भी अयस्क हैं उनमें से सबसे मुख्य लोहा इसी को माना जाता है। इसी को हम उद्योग धंधे में इसी प्रकार के लोहे को यूज किया जाता है। आगे के बारे में बात करते हैं।
भारत में लौह अयस्क के हम बेल्ट को एक एक करके बहुत बारीकी से समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पेपर के संदर्भ में मैपिंग करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं आपके नीचे यहाँ पे मैप भी लेकर आया हूँ, तो इस मैप का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैप है। आगे के बारे में लौह अयस्क के मुख्य बेल्ट के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा उड़ीसा झारखंड बेल्ट है, तो उड़ीसा के मयूरभंज व केंदुझर ज़िले की बादाम की पहाड़ी की खानों में जो हमारा और हाई ग्रेड व हेमेटाइट का अयस्क मिलता है। यहाँ पे हाई ग्रेड का हेमेटाइट अयस्क हमारे उड़ीसा झारखंड बेल्ट में मिलता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ये उड़ीसा झारखंड बेल्ट है। तो इसमें हमें हेमेटाइट लोहा बहुत अच्छे क्वालिटी का मिलता है। जो सबसे अच्छी क्वालिटी का हमने लोहा पढ़ा वो मैग्नेटाइट होता है, और उसके बाद हेमेटाइट होता है। और हेमेटाइट लोहा को ही हम लोग उद्योग धंधे में यूज करते हैं। तो यहाँ से प्राप्त लोहा उद्योग धंधे में बहुत ज़्यादा यूज होता है। आगे देखते हैं, झारखंड के सिंहभूम ज़िले में के गुआ व नोआ मुंडी की खानों में भी हेमेटाइट अयस्क मिलता है। तो उड़ीसा में और झारखंड में हमने अलग अलग स्थानों पर उड़ीसा झारखंड बेल्ट के मुख्य जगहों को देख लिया जहां से लौह अयस्क प्राप्त होता है। आगे के संदर्भ में बात करते हैं, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट आपको ये यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट है। तो अब चलिए इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखते हैं, यह बेल्ट छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र में पड़ता है। यह बेल्ट जो हमारा है वो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले की बैलादिला पहाड़ियों में हाई ग्रेड का हेमेटाइट अयस्क मिलता है। जो हमारे छत्तीसगढ़ की बस्तर ज़िले हैं, तो उनमें जो हमारी उपलब्ध बैलादिला पहाड़ियाँ हैं उनमें हाई ग्रेड का हेमेटाइट अयस्क मिलता है। क्योंकि हमारे जितने भी ये बेल्ट हैं लगभग 100% नहीं कहा जा सकता है, लेकिन लगभग जितने भी हमारे बेल्ट हैं वहाँ सब पे हेमेटाइट अयस्क ही मिलता है। तो इन पहाड़ियों में हेमेटाइट अयस्क के 14 भंडार हैं। इन पहाड़ियों में हमारे 14 भंडार हैं हेमेटाइट अयस्क के। इन दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट में हमारे 14 भंडार हैं हेमेटाइट के। आगे के बारे में बात करते हैं, इन खानों के लोहों के विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान व दक्षिण कोरिया तक निर्यात किया जाता है। और इसमें जो हमारा विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है उसके द्वारा जो यहाँ से कोयला निकलता है, कोयला नहीं, यहाँ पे लोहा होना चाहिए। हम कोयले के भी बात आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग लोहा पढ़ रहे हैं। तो जो हेमेटाइट लोहा यहाँ से निकलता है उसे जापान और दक्षिण कोरिया तक निर्यात किया जाता है। और यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह है हमारा विशाखापत्तनम, तो वहीं से इसको माल को लाद दिया जाता है और वो जापान और दक्षिण कोरिया तक पहुंच जाता है। आगे के बारे में हम बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमगलूर बेल्ट के बारे में पढ़ते हैं। इसको एक बार फिर से प्रोनाउंस कर लेते हैं, बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमगूर बेल्ट। तो ये भी बेल्ट हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर बेल्ट। यह बेल्ट कर्नाटक में पड़ता है। पश्चिमी घाट में उपस्थित कुंद्रेमुख की खानें 100% निर्यात के लिए उत्पादन करती हैं। यहाँ पे जो पश्चिमी घाट में ये स्थित है, तो यहाँ पे जो कुंद्रेमुख की पहाड़ियाँ हैं वो 100% जो हमारा जितना भी निकलता है यानी कि लोहा वो 100% निर्यात कर देती हैं। ये निर्यात के लिए ही यहाँ पे बना है। यहाँ का लोहा स्लरी के रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलोर के निकट के बंदरगाह तक भेजा जाता है। और यहाँ का जो लोहा है वो स्लरी यानी कि लिक्विड फॉर्म में उसको पाइपलाइनों के द्वारा भेज दिया जाता है, और वहाँ पे कुछ देर सुखाने के बाद वो सॉलिड में बन जाता है। और यहाँ पे भी हेमेटाइट ही लोहा मिलता है। आगे बार के बारे में बात करते हैं, और ये हमारा जो ये लास्ट बेल्ट है इसे कहते हैं महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। और यहाँ पे जो लोहा पाया जाता है वो बहुत अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है, अभी हम पढ़ेंगे आगे। इस बेल्ट में गोवा राज्य व महाराष्ट्र राज्य का रत्नाकर ज़िला आता है। रत्नाकर ज़िले में और गोवा राज्य में, इन दोनों में बहुत अच्छे क्वालिटी का यहाँ पे लोहा नहीं है, लेकिन लोहा की खान यहाँ पे भी मौजूद हैं। यहाँ के खानों के अयस्क अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, मैंने आपको पहले ही बताया है। इन अयस्कों को मार्मा गोवा पोर्ट से निर्यात किया जाता है।
और ये जो अयस्क हैं इनको मारमागोवा पोर्ट से इनको निर्यात कर दिया जाता है। जो हमारा मारमागोवा पोर्ट है वहाँ से इस माल को लाद दिया जाता है और ये दूसरे देशों में जहाँ पहुँचाना होता है वहाँ हम पहुँचा देते हैं। आगे के संदर्भ में बात करते हैं। यहाँ पे हम मैग्नीज के बारे में बात करेंगे। तो इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से स्टील व फेरो मैग्नीज अयस्क के निर्माण में होता है। स्टील बनाने में और फेरो मैग्नीज अयस्क को बनाने में मैग्नीज का हम इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक और पेंट बनाने में भी होता है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैग्नीज पाया जाता है। उड़ीसा जो हमारा ये राष्ट्र है इसमें सबसे ज़्यादा हमें मैग्नीज की अधिकता मिल जाती है। मैग्नीज सबसे ज़्यादा यहीं पाया जाता है। तो उड़ीसा राज्य में आपको इसे ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम तांबा के बारे में डिस्कस कर लेंगे। आपने अपने दैनिक जीवन में तांबा को ज़रूर सुना होगा। आपके घर में इलेक्ट्रिक वायर होगा जो आपकी जिसके थ्रू आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, चार्जर, उसमें भी अगर आप उस केबल को काटेंगे तो उसमें तांबा रहता है। आप कूलर, फ्रिज, एसी ये सब चलाते हैं, इसमें भी तांबा रहता है। तो कुल मिलाकर तांबा से आप लोग बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। तो चलिए इनके क्षेत्र को और इनके बारे में थोड़ा और ज़्यादा गहराई से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण अयस्क है, इसको हम लोग जानते हैं। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बिजली के तार, इलेक्ट्रॉनिक और रसायन उद्योग में होता है, ये भी हम जानते हैं। मध्य प्रदेश की बालघाट की खानों में भारत का 52% तांबा निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये हमारे एक बार क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है। तो 52% जो हमारा जो तांबा है वो मध्य प्रदेश की केवल बालाघाट पहाड़ियों से 52% तांबा निकलता है। और 48% शेयर के साथ राजस्थान दूसरा तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक है। और जो हमारा राजस्थान राज्य है वो भी तांबा का एक बहुत बड़ा उत्पादक है। उसका शेयर 48% है और इसका 52। और हमारे भारत में तांबा और किसी जगह पे नहीं पाया जाता है। भाई यही दो हमारे बहुत प्रसिद्ध स्थान हैं, एक है राजस्थान और एक है मध्य प्रदेश, यहीं पे तांबा पाया जाता है। आगे के बारे में बात करते हैं। और एल्युमिनियम और बॉक्साइट। बॉक्साइट एक अयस्क है। बॉक्साइट में एल्युमिनियम उपलब्ध होता है और बॉक्साइट को जब शुद्ध किया जाता है तो एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का ही अयस्क है। तो आगे देखते हैं। एल्युमिनियम का प्रयोग कई चीज़ें बनाने में होता है क्योंकि यह सस्ता एवं मजबूत होता है। एल्युमिनियम जो हमारा है वो बहुत ही मजबूत होता है और ये सस्ता भी है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। एल्युमिनियम के अयस्क को बॉक्साइट कहते हैं। एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है उसको बॉक्साइट कहते हैं, यानी कि बॉक्साइट से को शुद्ध करके एल्युमिनियम की प्राप्ति करते हैं। बॉक्साइट के मुख्य भंडार अमरकंटक के पठार, मैकाल पठार, बिलासपुर, कटनी के पठारी क्षेत्र हैं। बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक उड़ीसा है। यहाँ 45% बॉक्साइट का उत्पादन होता है। जो हमारा 45% बॉक्साइट होता है, आधा से थोड़ा कम, मतलब लगभग आधा जो आधा शेयर है हमारा वो केवल उड़ीसा ही हमारा एल्युमिनियम का अच्छा खासा उत्पादन करता है, लगभग 45%। उड़ीसा में बॉक्साइट के मुख्य भंडार पंचपतमाली व कोरापुट ज़िले में हैं। आगे के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको एल्युमिनियम, ये बॉक्साइट है, ये एल्युमिनियम है, इसका आप चित्र देख सकते हैं। ये बॉक्साइट है, ये इसका अयस्क है। आगे चलते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे और अगली लेक्चर में हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा अभ्रक। अभ्रक क्या है? अभ्रक भी एक हमारा एक प्रकार का खनिज है। तो अभ्रक के बारे में हम डीप में अध्ययन करेंगे और इस वीडियो के सेकंड पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इससे ज्ञान हासिल करें। और हमारे चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।